अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। मौजूदा हुकूमत अपने 2.5 साल मुकम्मल करने वाली है और अगर निगरान हुकूमत का दौरानिया निकाल दिया जाए तो उसके बाद पीडीएम के गवर्नमेंट को मिला के अब तकरीबन एक गवर्नमेंट का मुकम्मल टेन्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमूमी तौर पे 4 साल के बाद इलेक्शन का टाइम शुरू हो जाता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट के अपने इत्तेहादी इस हुकूमत को कहीं बल्दियाती इलेक्शन का तो कहीं एक यूनियन काउंसिल में भी इलेक्शन कराने का ताना देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मुस्लिम लीग नून और मौजूदा जो गवर्नमेंट या सेटअप है जो दावे करता है कि हमने ये कामयाबियां समेटी हैं, हम डिफॉल्ट से निकले हैं, सिफारती सतह पे कामयाबियां हैं, क्या ग्राउंड के ऊपर अभी भी गवर्नमेंट के लिए ऐसी सिचुएशन है या नहीं है जिसमें एक इलेक्शन करवाया जा सके? एक बात। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला जो है वो गवर्नमेंट बार बार फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर मिसाक जमहूरियत की बात करती है, वजीर आजम साहब खुद हों या उनकी काबीना हो। क्या ऐसा माहौल है? एक तरफ आप अपोजिशन को दावत देते हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन ये कहती है कि ऐसा साजगार माहौल नहीं है, मुलाकातें नहीं होने दी जा रही या अपोजिशन को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया हुआ है। क्या पाकिस्तान में अब वाकई ही वो लम्हा भी आन पहुंचा है और ऐसा माहौल बन गया है जहां पे एक नेशनल डायलॉग की बात की जाए और अहम जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उसके ऊपर बात की जाए? फिर हमने ये सुना कि जो काबीना है उसके अंदर तब्दीलियों की बातें होती हुई दिखाई दी और उसके बाद बजट आ गया। लेकिन अब जिस तरह से ख्वाजा आसिफ को लेकर हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी हो या दीगर जो गवर्नमेंट के जरा इत्तेहादी हैं या जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो भी खासकर ख्वाजा आसिफ के उस बयान को लेकर जो कश्मीर के हवाले से था, बड़ा रद्देमल उसके ऊपर आया। तो क्या ये रद्देमल फितरी है या बिल्कुल वैसे ही कोई माहौल बनाया जा रहा है जिसमें आने वाले दिनों के अंदर काबीना के अंदर कोई तब्दीलियां हों? जो बिलावल साहब फरमा रहे थे कि वजीर आजम की काबीना की टीम जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा करती है। और ओवरऑल इस वक्त बहुत सारे सवालात, क्या गवर्नमेंट मौशी तौर पर वो डिलीवर कर पाई है? क्या इस बजट के बाद लोगों के लिए कोई आसानी होगी? या इस गवर्नमेंट का जो 5वां बजट है, क्योंकि 5वें बजट के बाद तो इसका मतलब फिर ये है कि हर हुकूमत के पास 5 ही बजट पेश करने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो बतौर वजीर आजम 5 बजट पेश कर लिए हैं। तो आज क्या जिस नारे के साथ आप आए थे, क्या वो डिलीवर हो गया? क्या आम आदमी की जिंदगी पर फर्क पड़ा है? इन तमाम अहम मौजूआत के ऊपर बात करनी है। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी तजज़ियाकार अतर काज़मी साहब। काज़मी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें नादिया मिर्जा साहब ने ज्वाइन कर लिया, सीनियर सहाफी तजज़ियाकार है। नादिया मिर्जा साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और जीडीए की रहनुमा सायरा बानो साहब हमारे साथ मौजूद है। सायरा बानो साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज जो सायरा बानो साहब आपसे करना चाहता हूं, फिर मैं तजज़ियाकारों की तरफ बढ़ूंगा। ये जो पीपल्स पार्टी इस हवाले से कह रही थी कि देखें जी, आप कराएं बल्दियाती इलेक्शन, पंजाब में कराएं, इस्लामाबाद में कराएं, उसके बाद हमें पता चले कि कराची में ऐसे कौन से इख्तियारात हैं जो हमने अपने बल्दियाती निज़ाम या मेयर को नहीं दिए हुए। तो क्या वाकई ही कराची का, सिंध का जो बल्दियाती निज़ाम है और वहां पर जो इख्तियारात हैं वो पंजाब के लिए और विफाक के लिए एक रोल मॉडल है? उसको देखते हुए इलेक्शन करवाए जाने चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहूँ इसमें, पंजाब में तो सिरे से ये है ही नहीं। ठीक। अगर आप सिंध का और पंजाब का इस बात के ऊपर कंपैरिजन करते हैं तो मैं अभी ये बात करने आपको कि जो यहाँ पर भी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए वो आपके सामने ही हुए और कि ये कौन सा इन्होंने साफ शफाफ तरीके से करवा लिए ये वाले इलेक्शन। जो कुछ हुआ आपके सामने ही था। क्या है कि मेमरान के साथ हुआ, फिर उसके बाद वो गायब हुए, फिर उसके बाद वो वहां पर आके हल्फ देने के लिए आ गए। तो चले टूटा फूटा यहाँ पर एक निजाम है, लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं वो वैसा निजाम यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा। इनके अपने मेयर और तमाम चीजें और सारी। उससे पहले आप इंट्रो में एक बात कर रहे थे तो मैं उससे पहले ये तमाम इनकी चीजें देख रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी कि हम इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, जाहिर है करना है आपने प्रोग्राम, वरना क्या आप इनकी बातों को सीरियस लेते हैं? ये तो आपस में जब से हमारी आंख खुली है और इस उम्र तक आंख पहुंचे हैं, इनकी आपस की नूरा कश्ती तो चल रही है और पूरी अवाम ने देखी है कि एक साथ बैठते भी हैं, एक दूसरे को अपना कंधा भी पेश करते हैं, ब्रूट मेजोरिटी से तरमीम भी पास करवाते हैं और फिर उसके बाद जब हल्का सा एक आसरा मिलता है कि हाँ, कि जो मुआहदा तय हुआ था कि 2.5 साल एक पार्टी हुकूमत करेगी, 2.5 साल दूसरी पार्टी हुकूमत करेगी, तो वो थोड़ी सी उनको उम्मीद जागी है। लेकिन क्या ये जो बयानात दे रहे हैं, आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि या इनकी पार्टी का ये जो बात कर रहे हैं वो अपना मौकफ है? गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए, जो एक पार्टी वहां पर सिरे से वजूद ही नहीं रखती थी, उसको पकड़ के 4-5 सीटें दिलवा दी और वहां पर जी हुकूमत का हिस्सा बना दिया। अब आगे कश्मीर के इलेक्शंस आ रहे हैं, फिर उसके ऊपर जो इन लोगों का तमाम गुफ्तगू हुई और जो बहस हुई, बाकी
ये आपके और हमारे मनोरंजन के लिए ये इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, ठीक। वरना ये हम नवाला और प्याला है जिन्होंने इनको कान से पकड़कर एक जो गैर फितरी इत्तेहाद करवाया हुआ है और एक पेज के ऊपर बिठाया हुआ है। तो ये जब तक इशारे नहीं हो तब तक ये इस किस्म की गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। ठीक। आप कह रहे हैं कि इन लोगों को कोई फैसला होगा या गुफ्तगू होगी, उससे पहले आपने एक दूसरे को सड़कों पे घसीटना, पेट फाड़ना, और अभी 2024 के इलेक्शन में जो बात की, फिर इनकी जो आपस में लड़ाई झगड़ा भी आपने देखा होगा इस इलेक्शन से पहले, और बीच में जो इनके दोनों वर्कर्स के बीच में था, जो बिलावल और मरियम के दोनों के जो पेड वर्कर्स हैं, तो उन्होंने किस किस्म का लड़ाई झगड़ा बिल्कुल और ठीक है। तमाम आप चीजें समझ नहीं की। है कि ये फिलहाल सत्य खैर है, कोई परेशानी नहीं है। काजमी साहब, मैं आपकी तरफ आना जी चाहता जी। हूं। मुझे ये बताइए कि मौजूदा जो इत्तेहादी हैं, एक तो ये बात कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के वोट भी एक दूसरे को देते हैं, चाहे वो विफाक में हो, पंजाब में हो, या हमने जीबी में देखा, फिर एक दूसरे को ताने भी देते हैं। क्या वाकई ऐसा माहौल नहीं है अभी भी गवर्नमेंट के लिए, नून लीग के लिए, कि वो पंजाब में भी इलेक्शन करवाएं? क्योंकि पंजाब में तो वो कहते हैं कि देखें, दूसरे सूबों को सीखना चाहिए मरीम नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से, और रोल मॉडल गवर्नमेंट है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब का हवाला नहीं देते। देखिए, ये तो फैसला तो तभी होगा जब इलेक्शंस होंगे। इलेक्शन से पहले तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अवाम किसको वोट देगी। ऑब्वियसली अगर हुकूमत ये कह रही है कि उन्होंने बहुत कुछ डिलीवर कर लिया है, तो फिर तो उनके लिए इशू नहीं होना चाहिए। अब जो मुकामी सतह पे इंतखाबात होते हैं, वो गली मोहल्ले के इंतखाबात होते हैं, उसमें वोट्स का इधर उधर होना भी थोड़ा सा मसला होता है। चीजों को उस तरीके से जो है वो सामने आप देख सकते हैं, हर बंदे को पता है कि इस मोहल्ले में, इस वार्ड में इतने वोट हैं, ये इसको इतने पड़े, तो वो इतना आसान नहीं होता चीजों को सियासी तौर पे मैनेज करना। तो एक उसमें यकीनन एक चैलेंज तो होता है। लेकिन जहां तक पीपल्स पार्टी के बयानात का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये तो अवाम के शऊर की तौहीन है। इससे ज्यादा तो आप इसको कुछ नहीं कह सकते। आप देखें ना, अच्छा। गिलगित बल्तिस्तान में कुछ दिन पहले तक बिलावल साहब कह रहे थे कि जी तुम हमारा मैंडेट चोरी करो और मैं तालियां बजाऊं, और उसके बाद हुआ ये कि आज बिलावल साहब कह रहे हैं कि जनाब हमने मिलकर वहां पे हुकूमत साजी कर ली है, वजीर आला हमारा आ गया है और डिप्टी स्पीकर पता नहीं उनका आ गया है और स्पीकर हमारा आ गया है, और हमने उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, और ऑपोजिशन भी उन्होंने खुद ही मुंतखब किया। जो वहां पे कायदे इस पे इख्तलाफ हैं, यानी जो ऑपोजिशन की तरफ से वो नून लीग के आगे हैं, पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर आगे हैं। तो ये दुनिया में अनोखा एक मॉडल है कि जहाँ पे ऑपोजिशन भी वही है और हुकूमत भी वही है, और यही सूरत हाल आपको कश्मीर में भी नजर आती है। आज जो कश्मीर के हवाले से बिलावल बात कर रहे थे, लग रहा ऐसे था कि जैसे कश्मीर में कोई पीटीआई की हुकूमत है। भाई आपकी वहां पे अपनी हुकूमत है, आप वफाकी वज़रा पे क्या तनकीद कर रहे हैं? अगर आप मामले को हल करना चाहते हैं तो आपकी तो अपनी वहां पे हुकूमत है। तो मसला ये है कि ये इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं, हर कुछ अरसे के बाद दिए जाते हैं, लेकिन ये उनके लिए आपस में एक दूसरे के लिए कोई ज्यादा फिक्र की बात नहीं है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमारे लिए और अवाम के लिए यकीनन जो है ये एक बायस फिक्र चीज है कि आप अवाम को, आम बंदे को इतना बेशऊर समझते हैं, इतना गया गुजरा समझते हैं कि आप समझते हैं कि हर एक दो महीने के बाद आप खड़े होकर इस तरह के बयानात दे देंगे और अवाम उसको तस्लीम कर लेगी। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और आप ये गुड कॉप और बैड कॉप नहीं खेल सकते। नादिया साहब, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि एक तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मॉडल है कि आप गवर्नमेंट के अंदर हैं भी और आप कहते हैं नहीं हम इत्तेहादी हैं, हम गवर्नमेंट में नहीं हैं, हम तो पार्लियामान का हिस्सा है। दूसरा, क्या वाकई ही 5 बजट देने के बाद भी 2.5 साल की मौजूदा गवर्नमेंट के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून के लिए या जो मौजूदा सेटअप है उसके लिए इलेक्शन अभी भी कोई बहुत मुश्किल काम है, या दूसरे लफ्जों में इलेक्शन कोई छेड़ बना दिया गया इनके लिए? थैंक यू वेरी मच उमर। मेरा थोड़ी सी आवाज खराब है तो बर्दाश्त कर लीजिएगा, आपके सुनने वालों से भी माजरत। देखिए, मामला ये है कि छेड़ इसलिए बना दिया गया है कि इनका कोई सियासी बयानिया नहीं है। ठीक। सिफारती सतह पे उन्होंने बहुत कामयाबियां समेटी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करी, वो रिफ्लेक्ट पॉलिटिकली नहीं कर रही, वो रिफ्लेक्ट मासेस में नहीं कर रही। डिप्लोमेटिक फ्रंट्स में तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान की वाहवा हो गई है। अच्छा, वो जो वाहवा हो गई है उसमें कितना क्रेडिट पॉलिटिकल फ्रंट का भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी है, ये भी मुझे और आपको पता है। लेकिन अगर बावजूद इसके, अगर 5 रुपए की पेट्रोल की प्राइस कम करने पर पीएमएलएन का सोशल मीडिया एक बड़ा फ्लायर पीएमएलएन के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करे कि व्हाट अ बिग रिलीफ, तो फिर आप समझ लीजिए कि हुकूमत कहाँ खड़ी है। मसला ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में इनके साथ हुआ, जो हम बात कर रहे हैं जीबी की, आप भी, पीएमएलएन के पास कोई बयानिया नहीं था। नवाज शरीफ गए 1.5 घंटे के लिए, उसमें से आधा घंटा
अवाम के साथ शिकवे शिकायतें करके वापस आ गए। इसमें कोई दो राय नहीं है, गलत या सही, अच्छी या बुरी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कम से कम कैंपेन की, खुलकर कैंपेन की। अब जो रिफ्लेक्शन हमने 2024 के इलेक्शन में देखा था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की टोन, यही पीएमएलएन को बुरा भला कहना, यही पीएमएलएन पे तनकीद करना, वही हमने एक एक्सरसाइज है, उसी की रिपीट हम एपिसोड हमने जीबी में देखी। तो पीएमएलएन तबाह बर्बाद इस तबाह हुई है, और ये बात बहुत अच्छी तरह सब जानते हैं। आप इंट्रो में बात कर रहे थे। अच्छा, मुझे एक ज़िमनी सवाल इसके मेरे ज़हन में आया, जो आपने गुफ्तगू की ना कि बिलावल जरदारी चले मुस्लिम लीग नून को इसे बुरा भला कह रहे थे। मुस्लिम लीग नून किसको बुरा भला कहे? एग्जैक्टली मैं यही तो बात कर रही हूँ कि उनके पास कोई बयानिया नहीं था। जब उनको कुछ समझ नहीं आया तो मियां साहब ने कहा कि अवाम को बुरा भला कह दिया, आप जिम्मेदार है कि मैं वहां से चला गया। तो भाई ये इलेक्शन कैंपेन नहीं होती। मरियम साहबा बीमार थी, कोई और ऐसी पार्टी लीडरशिप वहां पर पहुंची नहीं कि जो क्राउड पुलर हो। प्लस ये कि उनके पास कुछ सियासी बयानिया भी नहीं था। मैंने पीएमएलएन के सीनियर मिनिस्टर से अपनी बात करूंगी, ऑफर कर ये पूछा था कि आप जीबी में जाके उस लेवल की कैंपेन क्यों नहीं चला रहे, तो उनका कहना यही था कि हमारे पास कहने को है क्या, हम वफाक में बैठे हुए या हम उस तरह से डिलीवर कर सके, हम अपना सियासी बयानिया कुछ बना नहीं सके, तो हम अवाम को जाके सेल क्या करेंगे। तो ये लम्हा फिक्री है नून लीग की सियासत के लिए। बेसिकली हुकूमत तो कर ही लेंगे 1 साल 2 साल 3 साल और। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सारा बानो साहबा, हम बार बार जो ऐवान से कभी वजीर आजम साहब कहते हैं कि आएँ बात करें, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, अगले दिन वो कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन उस पर भी फिर तहकीकात होनी चाहिए, अगर 2024 की होनी चाहिए। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने, कल हमने उनको ये सुना, वो कहते हुए दिखाई दिए कि देखिए जनाब वो माजी की गलतियां आप भी ठीक करें, हम भी ठीक करें। ये जो मिसाक़ जमहूरियत की बात बार बार की जाती है, क्या अमली तौर पे ये सिर्फ बात ही है या वाकई पाकिस्तान के अंदर एक माहौल अब आपको दिखाई दे रहा है जिस पे ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो, इदारे बैठें, पॉलिटिकल पार्टीज बैठें, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और कोई नए टीओआर या गेम के नए रूल्स तय करके मुल्क को आगे बढ़ाया जाए? ये सब जो बैठेंगे और मिसाक़ जमहूरियत होगा और जो सारे रूल्स तय होंगे वो क्या अवाम के लिए तय होंगे? ये तो अपना हिस्सा और अपना तमाम चीजें करने के लिए तय होंगे, और बाकी इन तमाम ये जितने भी लोग हैं, आप बाखुदा अवाम से आप पूछें, ये सब इररिलेवेंट हो चुके हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ साहब है, इनको पता ही नहीं चलता, कभी ट्वीट करते हैं, कभी डिलीट करते हैं, कभी वो एक वजीर दिफा है, कभी वो रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं स्पीकर से कैसे हम वो जो इन डालों को रोकें। भाई डालों को रोकना तो आपका काम था। ठीक, डालों से लॉजिस को तो बचाना स्पीकर का है या नहीं है, लेकिन अवाम को बचाना तो आपका काम था ना। डाले, अब क्या इन डालों पे गुफ्तगू करूं। फिर उसके बाद वो एक भड़कती हुई आग में तेल डाल रहे हैं, जो कश्मीर में हुआ, जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि 78 साल में ऐसा दौर नहीं आया जो इमरान खान ने कर दिया। वो भाई इमरान खान ने क्या कर दिया? इमरान खान ने ये कर दिया कि वो कहते ना कि एक शेर पिंजरे में कैद है, इनको डरा कर किसी ने जो भी करवाना है वो इनसे करवा रहे हैं, और ये मजबूर है। ये अपनी वो कहते ना इक्तदार बचाने के लिए हर चीज के ऊपर हाँ 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 किए जा रहे हैं, लेकिन इल्जाम दूसरों पर लगाया जा रहे हैं। तो मिसाक़ जमहूरियत क्या होगा? आके असेंबली फ्लोर पे बात करते हैं, पीटीआई से बात करते हैं, भाई आप हुकूमत में हैं, आपके पास देने, किसी भी हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। आप जो उमर सरफराज चीमा है, यास्मीन राशिद हैं, आप एक तरफ से, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप मुझे कोई ये ना कहे कि भाई ये जो अदालतों का फैसला है, ये जो गैर आईनी अदालतें इन्होंने ब्रूट मेजोरिटी से बनवाई हैं और जिस किस्म के वहां पर फैसले होते हैं वो पूरी दुनिया को पता है। आपने 278 साल कैद उस वो कहते हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर, आप उनको वो दे दी। उमर सरफराज सीमा, महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब की जिनकी तबीयत इतनी खराब है, आप लोग मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहते हैं तो आप कुछ तो अपनी अच्छी गुडविल दिखाएं। आप वेरी राइट, ये बड़ी अच्छी तजवीज है। इससे पहले फवाद चौधरी साहब और दीगर भी लोग ये बात करते रहे कि कोर्ट लखपत से आगाज हो सकता है। काज़मी साहब, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि आपका, आपने चूंकि आप बहनों से मुलाकात करवा दें। हाँ जी, उससे भी होगा। काज़मी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब मिसाक़ जमहूरियत की बात की जाती है, ये बड़ा खूबसूरत है, ये आर्गूमेंट भी बड़ा खूबसूरत है कि सब लोग बैठे कुछ डिसाइड करें। आप तो ज़ाहिर उस चीज़ से बड़ा बखूबी आगाह है। जो लंदन के अंदर भी एक मिसाक़ जमहूरियत हुआ था, वो मिसाक़ जमहूरियत इतना उस पर अमल दरामद कर रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग,
जिस पे कहा जाए कि एक नया मिसाक जमहूरियत होना चाहिए, कि नए रूल्स जो हैं वो तय होने चाहिए? देखिए, ये बड़ी फैशनेबल चीज है। हमेशा कहा जाता है कि साथ बैठ जाएं, बात कर लें, ऑपोजिशन हमारे साथ बैठ जाए। दुनिया के किसी मुल्क में भी ऑपोजिशन हुकूमत के साथ नहीं बैठती। दुनिया के किसी मुल्क में भी ऑपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे नहीं होती। और ये जो मिसाक जमहूरियत जैसी बातें, मिसाक मईशत जैसी बातें, नए किसी जो है मिसाक की बातें, मेरी नजर में इंतहाई गैर जरूरी और सतही बातें। तो आपके पास जब आइन मौजूद है उमर दराज गोंदल साहब, आप उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके पीछे जो है फौजदारी कुव्वत भी है कि अगर आप आइन को तोड़ेंगे, रोंदेंगे, तो आपको उसके नताइज भी भुगतना पड़ेंगे। आप उस पर अमल दरामद नहीं करते तो किसी मुआहदे की, किसी मिसाक की क्या जो है वक़्त है। ये एक गैर जरूरी बहस है जी। दोबारा बैठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। 50-60 साल पहले बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने एक आइन आपको बना के दे दिया, सबने उस पर इतफाक किया, आइन मौजूद है। आज भी अगर आपने कुछ चीजों को ठीक करना है तो बेसिक ये चीज है कि आइन और कानून के मुताबिक चीजों को चलाएं, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी के दोस्तों की हुकूमत हो। तो ये जो मिसाक की बात की जाती है बार बार, ये गैर जरूरी है। और उसकी आपने भी मिसाल दे दी, जो बरतानिया में मिसाक जमहूरियत हुआ, उसके फौरन बाद जब पहले ही इलेक्शन आए तो कैसे सड़कों पे घसीटने की बातें हुई और किस किस्म के जो है बयानिए बने। कुछ अरसा तो सारी चीजें साथ चली, लेकिन 2013 के इलेक्शंस के बाद फिर हमने देखा कौन काला कोट पहन के गया पार्लियामेंट से उठ के सीधा सुप्रीम कोर्ट तक, कैसे जो है एक वजीर आजम को फारिग किया गया, किस किस्म की बातें यहाँ पे होती रही। तो ये मिसाक किसी की कोई अहमियत नहीं है, ये खुद को एक तरह से धोखा देने की बात है। और दुनिया में सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जो आप अपनी जात से बोलें या झूठी तसल्ली आप अपने आप को दें। जो भी इस तरह की बातें करते हैं वो अपने जात को बुनियादी तौर पर धोखा उसको नेगेट कर रहे हैं। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।